हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ प्रैक्टिकल्स फैराडे ने किए। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन शुरुआत में हुए उनसे क्या कंक्लूजन निकला, हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जान चुके हैं। तो देखते हैं जरा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, क्या प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस फैराडे ने किए और फिर उन्होंने इस पर बेस्ड क्या लॉज दिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो देखिए, कुछ हम ऑब्जर्वेशंस पहले देखते हैं जो किए गए। ठीक है, मान लीजिए कि एक लूप रखा हुआ था, ऐसे केवल एक लूप रखा हुआ था और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड था। अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हो सकता है? हो सकता है कोई मैग्नेट हो सकता है कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर एक लूप रखा गया। ठीक है, जब लूप रखा गया तो इसमें वैसे कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को बंद किया गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को खत्म किया गया, मान लो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड था तो करंट बंद किया तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बंद हुआ, वैसे क्या देखते हैं, इसमें एक करंट फ्लो हुई। ठीक है, मान लो यहां पर कोई गैल्वेनोमीटर लगा दिया हो। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर, एक मान लो कि एक गैल्वेनोमीटर यहां पर हमने लगा दिया है। तो जैसे करंट को बंद किया, क्या देखते हैं, गैल्वेनोमीटर की रेडियल में डिफ्लेक्शन हुआ। अच्छा, फिर जैसे ये करंट ऑन करते फिर देखते हैं डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट, ठीक है, तब कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे आप बंद करते हो या जैसे ऑन करते हो मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हुआ कि यहां पर एक करंट इंड्यूस हुई। इसका मतलब क्या है कि ये जो करंट इंड्यूस हो रही है, ठीक है ना, यही बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो जो करंट इंड्यूस हो रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे से चेंज होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होती है। चलिए ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, फिर इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया। जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन है, लूप को घुमा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कोई करंट नहीं मिल रही। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा चलो हम इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं इसको। अब इस एक्सिस के अबाउट इस लूप को घुमाया, जब इस एक्सिस के अबाउट इस लूप को घुमाया तो क्या देखते हैं, फिर करंट इंड्यूस हो रही है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और लूप की जो एक्सिस है, इनके बीच का जो एंगल है, यानी कि जो इसका लूप का जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसमें जब चेंज होता है तब भी एक करंट इंड्यूस होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मान लो एरिया वेक्टर अभी ऐसे था, आपने लूप को घुमाया, एरिया वेक्टर भी घूमा, यानी इन दोनों के बीच के एंगल पर भी जो करंट इंड्यूस हो रही है वो डिपेंड करती है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने इस लूप को दबा दिया, यानी कि इसका एरिया चेंज कर दिया, इसका एरिया चेंज कर दिया, लूप का शेप ऐसे कर दिया, एकदम दबा दिया ऐसे। ठीक है, एरिया चेंज किया, फिर देखते हैं जैसे एरिया चेंज करते हैं करंट इंड्यूस होती है। अब एरिया बढ़ाते हैं, करंट इंड्यूस होती है। ठीक है ना, यानी कि एरिया पर भी ये जो करंट इंड्यूस हो रही है डिपेंड कर रही है। अब आप जानते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स में तीन चीजें कौन सी हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड, एक एरिया और एक एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है ना, इन चीजों पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है और इन्हीं चीजों पर ये इंड्यूस्ड करंट भी डिपेंड कर रही है कि नहीं। यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो, करंट इंड्यूस हो रही, आप इसको घुमा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड से, इसके एरिया का एंगल चेंज कर रहे हो, करंट इंड्यूस हो रही, आप इसका एरिया चेंज कर रहे हो, घटा बढ़ा रहे हो, तब भी करंट इंड्यूस हो रही। यानी ओवरऑल जो करंट इंड्यूस हो रही है वो डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फ्लक्स पर। ठीक है ना। तो अब देखते हैं फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट थे, जो आपकी बुक्स में लिखे हुए हैं, उनको समझ लेते हैं जल्दी से।
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या है। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट देखिए, एक कॉइल है यहां पर, मान लो एक कॉइल है या लूप है, इस तरह से एक कॉइल है, और इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। एक मैग्नेट यहां पर है नॉर्थ साउथ, इस मैग्नेट को यहां पर रख दिया, कुछ नहीं हो रहा गैल्वेनोमीटर में। अब मैग्नेट को दूर ले जाएं इससे तो करंट इंड्यूस होने लगी, मैग्नेट को पास लाएं फिर करंट इंड्यूस होती है। जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं तो करंट जिस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है, पास लाने पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लक्स है वो चेंज कर रहे हैं। देखिए ऐसे नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलेंगी, ऐसे नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलेंगी, और यही तो फ्लक्स है, यही तो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो फील्ड लाइंस है। आप इसको पास लाओगे ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगी, दूर ले जाओगे कम फील्ड लाइन पास होंगी। अब पास लाने पर भी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रही और दूर ले जाने पर भी इंड्यूस हो रही, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड किस पे कर रही है, ये जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है इस पर डिपेंड कर रही है। अगर इससे होकर के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगी। इतना इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कि आज आप मैक्सिमम जो एनर्जी देख रहे हैं वो लाइट की जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की है वो इसी फिनोमिना पर बेस्ड है, ठीक है ना। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे हम कॉइल से और करंट इंड्यूस होगी, ठीक है। अब चाहे आप मैग्नेट को पास लाओ या दूर ले जाओ, या आप इस कॉइल को इस मैग्नेट के पास लाओ या दूर ले जाओ, दोनों केसेस में करंट इंड्यूस हो रही है। लेकिन अगर आप पास लाते हो तो जिस डायरेक्शन में हो रही, दूर ले जाने पर उसके अपोजिट हो रही है, ठीक है। नॉर्थ पोल को अगर ले गए इस तरह से तो अब देखिए क्या हुआ कि इन्होंने फिर कहा कि चलो भाई अभी तो मजा नहीं है, एक और एक्सपेरिमेंट कर लो। एक और एक्सपेरिमेंट कर लिया गया, साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने दो कॉइल लिए से, एक में तो लगाई बैटरी और एक में लगाया गैल्वेनोमीटर। अब जब ये इसमें करंट घटाते बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें करंट इंड्यूस हो जाती है, क्योंकि इसका फ्लक्स इस तक पहुंच रहा है, इसका फ्लक्स इस तक पहुंचेगा। इसमें भाई करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ठीक है, पिछले 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं सब चीजें। तो इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो एक करंट इंड्यूस होती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या बनी जा करके, when magnetic flux linked with a coil changes a current, या आप ये भी कह सकते हो करंट इंड्यूस हो रहे तो करंट किसकी वजह से इंड्यूस होगी, ईएमएफ की वजह से, वोल्टेज की वजह से, यानी कि ईएमएफ डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रही। भाई करंट है तो चल तो रही होगी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ईएमएफ की वजह से। तो व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेस एन ईएमएफ induces in the coil, this phenomenon is known as electromagnetic induction, तो इस फिनोमिनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे, और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो करंट इंड्यूस हुई उसको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट। द ईएमएफ so induced
is known as induced EMF and current is known as current so induced is known as induced current। ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फिनोमिनन है उसको हमने डिफाइन किया है। ठीक, अभी जो एक्सपेरिमेंट हुए, इन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिले, जो कंक्लूजन मिले, उनको इकट्ठा करके कुछ लॉज बनाए गए। ठीक है, तो जो लॉज बने, यानी कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो बने, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसमें दो तरह के लॉज हैं। एक तो फैराडेज लॉ है, ठीक है, और दूसरा लेंज लॉ है। ठीक, तो दोनों लॉज के बारे में अब हम समझते हैं। पहले फैराडेज लॉ को देखते हैं, फिर लेंज लॉ को देखते हैं। देखिए, ये जब आप ईएमएफ की बात कर रहे हो, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये बेसिकली किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर। टाइम के साथ फ्लक्स जितना तेजी से चेंज हो रहा है, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। आप मैग्नेट को बहुत तेजी से ला रहे हो, पास दूर ले जा रहे हो, तो ईएमएफ ज्यादा डेवलप हो रहा है। आप आराम से पास ला रहे हो, दूर ले जा रहे हो, तो ईएमएफ कम डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। अब मान लो कि आपने एक कॉइल लिया, ठीक है, एक लूप लिया, तो फ्लक्स कितना चेंज हुआ? 5। तो अगर n टर्न होंगे तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ? n5। ठीक है ना। यानी कि फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा nd∅dt हो जाएगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न है n। ठीक है, अच्छा जी। फिर लेंज ने क्या कहा? लेंज ने ये कहा कि जब आप नॉर्थ पोल को ला रहे हो, सपोज दैट कि हम उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की तरफ फिर से देखें, अगर क्या कहते हैं कि जब आप नॉर्थ पोल को लाते हो, यहां पर, ये पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं, तो यहां पर ऐसी करंट इंड्यूस होती है जो इसको अपोज करेगी। तो करंट तो अपोज नहीं कर रही है, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, क्योंकि कोई कहीं पर भी करंट फ्लो होती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो इसको अपोज करेगा। अब अगर नॉर्थ पोल यहां पर ला रहे हो तो ऐसी करंट डेवलप होगी जो नॉर्थ पोल इधर बनाए, क्योंकि लूप या कॉइल ये सब क्या होते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं। ये सब 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे करंट जो है वो इंड्यूस हुई, तो एक नॉर्थ पोल जो क्रिएट हुआ, अब नॉर्थ को रिपेल करेगा। ठीक है सर। अब आप इसको पास ला रहे हो, यहां नॉर्थ डेवलप हो रहा, ये इसको रिपेल कर रहा है, यानी नहीं आने देना चाहता है। तो ये किस कॉज की वजह से डेवलप हुआ है? ये किस कॉज की वजह से डेवलप हुआ है? नॉर्थ पोल को लाने की वजह से। और यहां ये नॉर्थ पोल डेवलप करके इस कॉज को अपोज कर रहा है कि नॉर्थ पोल को पास मत लाओ। बात समझ में आ गई? यानी कि जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होती है वो जिसकी वजह से डेवलप होती है उसी को अपोज करती है। तो यहां पर फिर लॉ क्या बन गया? E इज इक्वल टू माइनस nd∅dt, यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो अपोज करता है चेंज ऑफ फ्लक्स को। ठीक है, जो इससे होकर के फ्लक्स आप चेंज कर रहे हो इसको अपोज कर रहा है, क्योंकि ऐसा इंड्यूस करंट करता है, ऐसा ईएमएफ इंड्यूस करता है जो इसको अपोज करता है, नहीं आने देना चाहता है। ठीक है, तो इन लॉस को लिख लेते हैं जल्दी से। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ठीक है, EMI चुकाना ही पड़ेगा। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो अब पहला लॉ तो यही है इनका जो आपने डेफिनेशन लिखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर एक्सपेरिमेंट किए इससे रिलेटेड। तो
जो पहला लॉ है उसको आप ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन अभी लिखी वही पहला लॉ है कि जब किसी भी कॉइल से होकर के फ्लक्स चेंज होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। जो इनका दूसरा लॉ है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? द EMF induced या द induced EMF is directly proportional to rate of change of क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना? द इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, ये भी लिख सकते हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है E प्रोपोर्शनल टू d phi by dt if there are n टर्न्स। तो फ्लक्स कितने टाइम्स हो जाएगा? n टाइम्स, यानी कि E प्रोपोर्शनल टू n d phi by dt। और यहां पर ये इसको अपोज करता है तो हम क्या लिखते हैं? इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई टी टी। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो नेगेटिव साइन, हियर नेगेटिव साइन indicates that the EMF, the induced EMF opposes the cause by which it is induced। ठीक है? जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ उसी कॉज को अपोज करता है। तो नोट कर लें जल्दी से। अब देखो ये जो लॉ है ना, ये जो आपने नीचे लिखा, ये एक्चुअली लेंज लॉ है। अभी हम इसको लिखेंगे फिर से, ये लेंज लॉ ही है एक तरह का। ठीक है ना? तो लेंज लॉ क्या है देखते हैं। लेंज लॉ, अब इसको कई तरह से लिखा जा सकता है। जैसे मैंने यहां पर नीचे लिखा ना, आप एज इट इज इसको भी लेंज लॉ कह सकते हैं। ये ऐसे कह देते हैं कि द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट the polarity of induced current is such that it opposes the cause due to which it induces। ठीक है ना? जो कॉज है इसको इंड्यूस करता उसी को अपोज करती है ये करंट। ठीक है? ये लेंज लॉ है। तो सिंपली क्या है कि अगर मान लीजिए ये कॉइल है, आप नॉर्थ पोल लाते हैं यहां पर, तो क्या होगा? यहां पर ऐसी करंट डेवलप होगी जो नॉर्थ पोल डेवलप करेगी। यानी कि नॉर्थ पोल कब डेवलप होता है? जब एंटी क्लॉक करंट होती है। ठीक है ना? अगर आप साउथ पोल लाते हैं तो क्या होगा? क्लॉकवाइज डेवलप हो जाएगी करंट। ठीक है ना? इस तरह से करंट इंड्यूस होती, ये लेंज लॉ कहता है। अब जरा सा एक दो न्यूमेरिकल जल्दी से देखते हैं। मान लीजिए आपको फ्लक्स दिया है, फ्लक्स दिया 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 वेबर। ठीक है ना? फ्लक्स दिया गया है। अब फ्लक्स दिया गया और आपसे EMF पूछ रहा है, तो फ्लक्स देखिए टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। ठीक है ना? EMF एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर EMF बताना है। तो सिंपली क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू, अगर हमें देखो
माइनस साइन केवल वो दिखाता है कि वो अपोज करता है बस, और उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहें तो ये हो गया d बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। डिफरेंशिएट कर दें, कितना है 10t प्लस 3, ठीक है ना। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड कितना आ जाएगा, EMF आ गया 10 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 23 वोल्ट, ठीक है ना। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब मान लो कि एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि हमें एक रेक्टेंगुलर लूप दिया गया है, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज रोटेटेड इन ए magnetic field of 2 Tesla through an angle 180 degree in दो पार्ट है 0.1 सेकेंड और 0.2 सेकेंड। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट EMF कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है एंड चार्ज डेल्टा क्यू। ए रेक्टेंगुलर सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं, एंड रेजिस्टेंस मान लो 5 ओम है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर लूप है, देखो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो आउटवर्ड डायरेक्शन में है ऐसे, और ये एक लूप यहाँ पर रखा हुआ है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा हुआ है, ठीक है। एरिया हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस हमें गिवन है 5 ओम एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला, ठीक है ना। तो देखिए हमें E अगर निकालना है EMF, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, वो E के बराबर होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है। अब देखो सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैग्नीट्यूड लिखें इसका तो -d5/dt का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। तो पहले बाद में फ्लक्स कितना हो गया, पहले कितना हो गया, चेंज निकाल लें, यानी कि हमें क्या लिखना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, यानी कि आ गया EMF आ गया 5I माइनस 5F अपॉन डेल्टा टी और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। फाइनल और इनिशियल देखिए, फाइनल क्या होगा निकाल लो चाहे अलग से, पहले यहाँ पर इनिशियल देखिए BA cos थीटा, पहले क्या है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, एंगल कितना है 0, तो BA cos 0, B कितना है 2, A कितना है 20 इंटू 10⁻⁻4, तो कितना आया ये 80 इंटू 10⁻⁻4, सॉरी 40 इंटू 10⁻⁻4, 80 नहीं आएगा भाई 40 आएगा। फाइनल निकालें, BA cos, घुमा दिया ना, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर ही रहा, एरिया वेक्टर अब पीछे चला गया, 180 डिग्री का एंगल बन गया कि नहीं, 180 डिग्री घुमा दिया गया ना, पहले ऐसे था एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, अब घुमा दिया एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड 180 डिग्री घुमा दिया गया, कितना आया -BA यानी कि -2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4
माइनस 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वेबर। ठीक है ना। इनिशियल और फाइनल रख दे वैल्यू। इज इक्वल टू आ गया, इज इक्वल टू क्या आया, 5i माइनस 5f अपॉन डेल्टा टी। तो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 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 हो गया प्लस 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 0.1 कितना आया, 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 0.1, 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 यानी 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट। ठीक है। ईएमएफ आ गया पहले क्वेश्चन के लिए 0.1 सेकंड के लिए। 0.2 सेकंड के लिए क्या होगा, यहां पर आपको 0.2 कर देना है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। यानी कि आप कह सकते हो कि ये हमने पहला पार्ट कर लिया। टाइम ही तो बदल रहा, बाकी कुछ तो बदल नहीं रहा। पहले पार्ट का ईएमएफ निकाल लिया, पहले पार्ट की करंट निकाल लेते हैं और पहले पार्ट में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो निकाल लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट को करते हैं। अब देखिए अगर करंट निकालनी है तो I इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E अपॉन R। E कितना आया है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, R दिया गया है 5, कितना आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एम्पियर। ये आ गई करंट। चार्ज देखिए Q इज इक्वल टू IT, I है 1.6 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू टाइम कितना है, टाइम है 0.1, तो ये आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 कूलम या 0.16 कूलम। ठीक है ना, समझ में आ गई बात सबको। कितना आया सर, 0.16 10 टू द पावर माइनस 2, 1.6 10 टू द पावर माइनस 3 आएगा भाई साहब कूलम। ठीक है ना। चार्ज वगैरह क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में भी एक कंक्लूजन अभी निकलने वाला है, देखना क्या निकलेगा। अब हम बी पार्ट करें जरा। बी पार्ट में भी वही करना है हमें। अब की बार देखिए ये फ्लक्स का चेंज तो वही आएगा, टाइम बदल गया 0.2, तो ये क्या आ जाएगा 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 0.2। ठीक है ना। अब की क्या आ गया ये 1600 नहीं 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट। ठीक है ना, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट। करंट देखे क्या है, करंट देखते हैं। I इज इक्वल टू E अपॉन R, तो E कितना आया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, R है 5, तो कितना आ गया, ये आ गया सर 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, या 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। पहले आ रही थी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, अब क्या आ रही 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। यानी कि देखो पहले आप 0.1 सेकंड में घुमा दिए थे, अब आप आराम से घुमा रहे हो 0.2 सेकंड में। ठीक है ना। तो जब पहले जल्दी घुमा दिए थे ना उतना ही, तो करंट ज़्यादा थी, वोल्टेज ईएमएफ ज़्यादा था। अब की बार क्या आराम से घुमा रहे हो उसको 0.2 सेकंड में, डबल टाइम ले लिया, तो करंट इसीलिए कम हो गई और ईएमएफ भी कम हो गया। ठीक है ना। अब चार्ज की बात करते हैं। Q बी पार्ट के लिए Q IT, I कितना है सर, I है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और T कितना है 0.2, तो कितना आया ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम। देखिए चार्ज सेम है, चार्ज दोनों केसेस में सेम आया है। क्यों भाई, अब करंट धीरे अगर फ्लो हो रही है तो आप धीरे धीरे घुमा भी तो रहे हो। बात समझ में आ रही कि नहीं। पहले जल्दी घुमा दिया तो चार्ज फ्लो हो गया, अब धीरे धीरे घुमा रहे उसको, करंट धीरे तो हुई है लेकिन चार्ज टाइम भी तो ज़्यादा ले रही है, तो उतना ही चार्ज चला गया। बात समझ में आ गई। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने किया।
तो नेक्स्ट टर्न पर इस टॉपिक का अगले लेक्चर में कुछ और बातें सीखेंगे और बातें पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।